नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय कर्नाटक की चढ़ाई इस पर है। आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक का जो प्रदेश छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिया है और वही मंडल बीजापुराधीश की ओर से शिवाजी को पुरस्कार में मिल गया। सन 1676 ईस्वी तक हमने शिवाजी की कार्रवाइयों को देखा। अब शिवाजी दक्षिण प्रांत के महान बलवान सम्राट बन गए हैं। अब इन्हें याद आया कि अपने पिता की जायदाद से तो कुछ हिस्सा मिला ही नहीं जो दक्षिण के हिंदू राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अधीन मंडल बन जाए। इसलिए पूर्व दक्षिण की ओर अपना रुख किया उन्होंने। कर्नाटक का वृतांत कहने से पूर्व हम यह बता देना उचित समझते हैं कि उस समय दिल्ली, बीजापुर और गोलकुंडा की क्या दशा थी। औरंगजेब का सदा यह विचार बना रहता था कि सारा दक्षिण मुगल राज्य में मिल जाए। इसके लिए चाहे छोटे छोटे राज्यों को नष्ट करना क्यों न पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं, परंतु दक्षिण प्रांत अवश्य हाथ आए। अगर औरंगजेब से सुलह करके बीजापुर और गोलकुंडा ठीक रहते तो इसमें कोई संदेह न था कि संपूर्ण दक्षिण नाम मात्र से ही औरंगजेब की राजधानी में शामिल हो जाता, अथवा औरंगजेब ही सच्चे हृदय से बीजापुर और गोलकुंडा से मेल करके शिवाजी को अपने बस में करने का यत्न करता तो भी शायद सफलता मिली होती। परंतु उसे तो यह इच्छा रही है कि ये तीनों शक्तियां क्षीण हो जाएं और दक्षिण का सारा प्रदेश मुगल राज्य में शामिल हो जाए। औरंगजेब शक्तियों को एक दूसरे से लड़ाने में ही अपनी सफलता देखा करता था, जिसका फल यह हुआ कि किसी को भी उसकी बात में विश्वास ही नहीं रहता था। ये तीन राजा एक तरफ औरंगजेब से लड़ते थे, दूसरी तरफ आपस में ही झगड़ते रहते थे। इस झगड़े में यदि चार शक्तियों में से किसी ने सफलता प्राप्त की तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ही हुए हैं। सन 1673 ईस्वी में बीजापुर का बादशाह आदिल शाह मारा गया। उसका पुत्र अभी 5 वर्ष का था। सबने मिलकर ख्वाजा खां को भी प्रबंधकर्ता बनाया, परंतु कुछ काल पीछे अब्दुल करीम ने, जो बीजापुर राज्य का एक मान्य पुरुष था और जिसने लोगों से मिलकर ख्वाजा खां को मरवा डाला था, स्वयं उसका कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। यह महाशय दिलेर खां मुगल सेना अध्यक्ष के संबंधी थे, इसलिए मुगल राजा बिगाड़ना नहीं चाहता था इन्हें। ख्वाजा खां इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और आदिल शाह की पुत्री बादशाह बीवी को औरंगजेब के पुत्र के साथ ब्याह कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इसलिए अब्दुल करीम इस समय विचित्र शिकंजे में फंसा हुआ था। भीतर से तो वह मुगलों का शत्रु था, परंतु बाहरी दिखावे में दिलेर खां के कारण उससे बड़ी बिगाड़ करने का साहस नहीं होता था। उधर गोलकुंडा में सन 1670 ईस्वी में कुतुब शाह के मर जाने के कारण प्रबंध की गड़बड़ी मच गई थी। उसका दामाद अबू हुसैन गद्दी पर बैठा था, परंतु वास्तविक बल और सारा अधिकार अन्यत्र था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने लिए यह अवसर बहुत अच्छा समझा और कर्नाटक के धावे की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम दुनकाजी था और वह अपने बाप की जागीर का मालिक बन बैठा था। शाहजी के जो विश्वास पात्र अधिकारी थे उनमें से रघुनाथ नारायण उनके पास रहा करता था। रघुनाथ नारायण और दुनका जी में परस्पर अनबन हो गई। कुछ समय तक तो वह गोलकुंडा में अबू हुसैन के पास ही रहा और उसने मदन पंत से संबंध पैदा कर लिया। तत्पश्चात शिवाजी के पास चला आया। उसका एक भाई जिसका नाम सोमंत था शिवाजी के दरबार में एक प्रधान पद पर नियुक्त था। इसके अतिरिक्त शिवाजी को यह भी मालूम था कि उनके पिता शाहजी रघुनाथ नारायण का खूब सत्कार करते थे और वह उनके वंश के पुराने एवं विश्वास पात्र कर्मचारियों में से एक थे। छत्रपति शिवाजी ने रघुनाथ नारायण का उचित सत्कार किया और उसे प्रधान की पदवी दी। इसी ने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी को कर्नाटक की ओर जाने की सम्मति दी। इस सम्मति से शिवाजी ने सबसे पहले खानजहां को कुछ रुपया भेंट किया और उससे प्रतिज्ञा करवाई कि वह शिवाजी के राज्य में हस्तक्षेप न करे। फिर उसने अपने राज्य का प्रबंध किया। चुने चुने कार्यकर्ताओं को अच्छे अच्छे स्थानों पर नियत करते सारा मंडल मुरार पंत के हवाले कर दिया। सन 1671 ईस्वी के आरंभ में दक्षिण की ओर चल दिया। जब हैदराबाद को समीप आ गया तो मदन पंत स्वयं शिवाजी की अगवानी के वास्ते आया और बड़े आदर सत्कार के साथ उनको अपनी राजधानी में ले आया।
अंत में शिवाजी और गोलकुंडा के बादशाह ने प्रतिज्ञा हुई कि कर्नाटक में जितनी शाहजी की जागीर है उसके अतिरिक्त जितनी भूमि शिवाजी के हाथ आए उसे गोलकुंडा के बीच बराबर बांट दी जाए, और यदि बीजापुर के दरबार में अब्दुल करीम को निकालकर उसके स्थान पर मदन पंत के भाई को नियत कर दिया जाए तो उसको भी उसमें से हिस्सा दिया जाए। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि कर्नाटक वास्तव में बीजापुर का था। अपनी जागीर के अलावा न कुछ शिवाजी का था न कुछ गोलकुंडाधीश का। यह भी परस्पर प्रतिज्ञाएं की गईं कि दूसरों के मुकाबले में छत्रपति शिवाजी और गोलकुंडाधीश एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस प्रकार मुसलमानी गोलकुंडा दरबार को दम दिलासा देकर छत्रपति शिवाजी मार्च मास में कृष्णा नदी के पार उतर गए। कुछ दिन तो तीर्थ यात्रा में बीते, तत्पश्चात कर्नाटक पर चढ़ाई की। मई के प्रथम सप्ताह में मद्रास में जा निकले और गुंजी प्रांत में पहुंचे, जो उस समय बीजापुर के अधीन था। अमीर खां के पुत्रों ने, जो उस समय राज्य के शासक थे, स्वयं ही अपना इलाका शिवाजी के हवाले कर दिया। शिवाजी ने वहां महाराष्ट्र का शासन और वही प्रबंध आदि जारी रखकर रवानी को हवलदार नियत कर दिया। आगे बढ़ चले। बीजापुर के एक अधिकारी शेर खां ने 5000 सिपाहियों से उसका मुकाबला किया, परंतु परास्त होकर कैद हो गया। इस अवसर पर सेना के बाकी हिस्सों ने, जिनको शिवाजी पीछे छोड़ गए थे, दिलौर पर धावा कर दिया। यह घेरा 5 दिसंबर तक रहा। अंत में किला हाथ आ गया। इधर शिवाजी ने अपने भाई दुनका जी से तरवाड़ी के स्थान पर मुलाकात की और यह अभिलाषा प्रकट की कि दोनों भाई बड़े उत्साह से मिल जाएं। शिवाजी अपने पिता शाहजी की जायदाद से आधा भाग मांगते थे, परंतु दुनका जी नहीं देता था। निर्णय कुछ भी न हो सका। दुनका जी तंजौर किले में लौट गया। शिवाजी की सेना विजय पर विजय प्राप्त करती गई। शिवाजी बराबर अपने भाई को कहते गए कि बहुत अच्छा हो यदि संधि कर ली जाए, क्योंकि मैं भूमि की इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ, परंतु तो भी अपने पिता की जायदाद छोड़ना नहीं चाहता। इस अवसर पर दुनका जी ने शिवाजी की एक न सुनी। फलस्वरूप शिवाजी ने शाहजी के संपूर्ण प्रांतों पर अधिकार जमा लिया। इधर शिवाजी विजय करने पर तुले हुए थे। उधर औरंगजेब ने सुना कि खान जहां ने शिवाजी से रुपया ले लिया है और शिवाजी ने गोलकुंडा से मेल कर लिया है, तो उसने खान जहां को वापस बुला लिया और दिलेर खां को आज्ञा दी कि अब्दुल करीम बीजापुर के साथ मिलकर गोलकुंडा पर धावा करे। इस युद्ध में मदन पंत ने खूब वीरता से मुकाबला किया, जिसका फल यह हुआ कि बीजापुर की सेना पराजित हो गई। इस पराजय के पश्चात अब्दुल करीम बीमार पड़ गया और जनवरी 1670 ईस्वी में मारा गया। दिलेर खां ने मसूद खां को उसके स्थान पर नियत कर दिया। बदले में उसने दिलेर खां को बहुत सा रुपया देने की प्रतिज्ञा की और यह भी कहा कि कभी शिवाजी से संधि नहीं करेगा। अब्दुल करीम के मरने के पश्चात सेना का बहुत सा वेतन बाकी था। फलस्वरूप धीरे धीरे सेना घट चली। जिस समय यह समाचार शिवाजी को मिला तो रघुनाथ नारायण और सेनापति भीमराव को कर्नाटक में छोड़कर वापस चले आए। मार्ग में भी विजय पर विजय करते आए। कई किले उस समय उनके हाथ आए। जिस पर शिवाजी तुरगल पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि कर्नाटक के दुनका जी ने उनकी सेना पर धावा कर दिया है, परंतु बहुत कुछ हानि सहकर पीछे हट गया है। इस खबर को पाकर शिवाजी ने दुनका जी को पत्र लिखा था कि मुझे इन बहुमूल्य जातीय वीरों के नष्ट हो जाने पर अत्यंत कष्ट है, जो इस प्रकार परस्पर के युद्ध में मारे जा रहे हैं। हमें मेल करना चाहिए जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकें। अंत में इस चिट्ठी ने दुनकाजी का दिल पिघला दिया। दुनकाजी को यह भी विश्वास हो गया कि शिवाजी का मुकाबला करना व्यर्थ है। उसका भाग्य बढ़ा चढ़ा है। अंत में पिता की धन संपत्ति और भूमि आदि के भाग देना भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से विजयी शिवाजी 1 साल 6 महीने के पश्चात अपने रायगढ़ किले में जा पहुंचे। उधर दुनका जी से संधि हो जाने के कारण हेमराव भी वापस आया और समीप पहुंचकर उसने जनार्दन पंत की संपत्ति से बीजापुर की सेना पर धावा कर दिया। इससे शत्रु को अधिक हानि उठानी पड़ी। 500 घोड़े, 5 हाथी और शत्रु का सेना अध्यक्ष उनके हाथ आया। बेचारा बीजापुर न इधर का रहा न उधर का। मुगल सेना के भरोसे पर ही इसने शिवाजी से युद्ध छेड़ा था। उधर मुसलमान मुगल सहायकों की यह दशा हो गई कि जिस पर औरंगजेब को उस प्रबंध का समाचार मिला जो कि दिलेर खां ने मसूद खां को किया था, तो उसने इस प्रबंध को अस्वीकार कर दिया और दिलेर खां को आज्ञा दी कि बीजापुर की सेना को वेतन देकर उसको बस में कर ले और बीजापुर में राजकीय अधिकार जमा ले। अंत में मसूद खां शिवाजी से सहायता के लिए प्रार्थी हुआ।
शिवाजी भी बहुत सी सेना लेकर आगे बढ़े और इस धावे में शिवाजी ने दिल खोलकर मुगलिया मंडल को लूटा और यहाँ तक लूटते लूटते गोदावरी पार तक चले गए। स्वयं सुल्तान मुअज्जम भी, जिसको अभी दक्षिण का सूबेदार नियत कर औरंगजेब ने भेजा था, औरंगाबाद में विद्यमान था। सूबेदार के रहते हुए भी शिवाजी की सेना ने 3 दिन निश्चित ही खूब लूटपाट की, यहाँ तक कि कोई मुसलमान स्थान न छोड़ा। शिवाजी के तमाम जीवन में यह पहला अवसर था कि जहाँ उन्होंने एक धार्मिक पुजारी को कष्ट दिया। आगे चलकर मुसलमान इतिहासकारों की साक्षी से यह बात सिद्ध करेंगे कि शिवाजी धार्मिक स्थानों को कितना पवित्र समझते थे।